गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए देखते हैं औरंगजेब। चैप्टर है इतिहास का और ये टीजीटी के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन बीड़ा बजाने का शौकीन था? औरंगजेब था। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी, परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल बीड़ा वादक था। क्वेश्चन नंबर 2, औरंगजेब के शासनकाल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नर नरनौल शहर पर अधिकार कर लिया वे अनुयायी थे रविदास के अनुयायी थे। हरियाणा गजेटियर के अनुसार 1672 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह हुआ था। सतनामियों ने नरनौल शहर पर कब्जा कर लिया, जो मूलतः रविदास के अनुयायी थे। सतनामी एक निम्न तबके से जुड़ा कृषक समुदाय था, जबकि सतनामी साहित्य में कबीर को गुरु के रूप में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, सतनामियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? औरंगजेब के काल में हुआ था। मदन्ना व अखन्ना जिस राज्य में शक्तिशाली थे तो वो है गोलकुंडा में शक्तिशाली थे। मदन्ना और अखन्ना गोलकुंडा राज्य के दो ब्राह्मण मंत्री थे। 1685 ईस्वी में औरंगजेब ने शहजादा शाह आलम को गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। क्वेश्चन नंबर 5, छत्रसाल का विद्रोह किसके शासनकाल से संबंधित है? तो जहांगीर नहीं, औरंगजेब के काल से संबंधित है। छत्रसाल का विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण मालवा, बिहार और बुंदेलखंड में विद्रोह हुआ। ओरछा के राजा चंपत राय के पुत्र छत्रसाल ने शिवाजी के सलाह पर बुंदेलखंड में विद्रोह कर दिया तथा धर्मौनी और कालिंजर पर अधिकार कर लिया। 1705 ईस्वी में औरंगजेब ने उससे संधि कर ली। 1707 ईस्वी में छत्रसाल बुंदेलखंड का स्वतंत्र शासक बन गया। क्वेश्चन नंबर 6, विलियम नॉरिस के नेतृत्व में एक मिशन व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किस मुगल सम्राट के दरबार में उपस्थित हुआ? तो वह औरंगजेब। 1698 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय ने एक कंपनी स्थापित की, जो इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से जानी गई। इस कंपनी ने अपने लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, औरंगजेब ने अंग्रेजी नौसैनिक बेड़े के प्रमुख सर जॉन चाइल्ड को पराजित किया था तथा उससे 1.5 लाख रुपए हर्जाने के रूप में वसूल किया। बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट 1651 ईस्वी में सूबेदार शाह शुजा द्वारा प्राप्त हुई। इस छूट को प्राप्त करने में ब्रिटिश चिकित्सक ग्रेवियन बार्टन का महत्वपूर्ण योगदान था। राजपूत मनसबदारों की संख्या किस मुगल बादशाह के राज्यकाल में सर्वाधिक थी? औरंगजेब के शासनकाल में। मुगल बादशाह औरंगजेब के राज्यकाल में हिंदू राजपूत मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी। औरंगजेब के कार्यकाल में कुल 33% हिंदू मनसबदार थे। क्वेश्चन नंबर 8, निकोली मनुची जिनसे औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया है, निवासी था वेनिस का। वेनिस यात्री मनुची शाहजहां के काल में भारत आया तथा शाहजादा दारा शिकोह की सेना में तोपची के रूप में नौकरी कर ली। वह दारा के अलावा औरंगजेब, जय सिंह, शाह आलम, गोवा के पुर्तगाली गवर्नर आदि की सेवा में रहा। उसने अपनी यात्रा संस्मरण हिस्टोरियो डी मोगोर अथवा मोगल इंडिया में लिखा था। यह ग्रंथ 5 भागों में विभक्त है। इसमें तैमूर से लेकर औरंगजेब तक का इतिहास लिखा है। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मनुची ने भारत की आर्थिक स्थिति
मुगलों के प्रशासन, भारतीय समाज एवं हिंदुओं के संस्कारों पर विस्तृत प्रकाश डाला है। मनुची दारा की मृत्यु के बाद चिकित्सक का पेशा अपना लिया। स्टोरियो डी मोगोर को 17वीं शताब्दी का भारत का दर्पण कहा गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। स्टोरियो डी मोगोर ग्रंथ का रचयिता निकोलो मनुची मूल निवासी था, तो वो है वेनिस का। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन एक फ्रांसीसी था, तो बर्नियर फ्रांसीसी था। बर्नियर फ्रांसीसी डॉक्टर थे। यह 1656 से 1668 ईस्वी तक भारत में रहे, जबकि थॉमस रो अंग्रेजी राजनयिक थे। यह जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 11। एक राजपूत राजा ने औरंगजेब को धार्मिक नीति के बारे में एक चेतावनी लिखित रूप से भेजी थी। उसका नाम था जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने। औरंगजेब एक कट्टर रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था। उसने इस्लाम के महत्व को समझते हुए शरीयत को अपने शासन का आधार बनाया। औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया तथा हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगा दिया। हिंदू व्यापारियों पर वस्तु का 5% की दर से सीमा शुल्क निर्धारित किया। इसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया तथा दरबार में हिंदू त्योहारों और उत्सवों के मनाए जाने पर रोक लगा दी। इससे क्षुब्ध होकर जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब को लिखित चेतावनी दी थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। औरंगजेब जिंदा पीर तथा शाही दरवेश के रूप में भी जाना जाता है। औरंगजेब ने अपनी कट्टरता का परिचय देते हुए सार्वजनिक संगीत समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 12। राजा जय सिंह ने पुरंदर के दुर्ग की घेराबंदी क्यों की, तो शिवाजी के क्षेत्रों के मध्य में स्थित एवं वहीं उनका परिचय व खजाना रखा था, इसलिए घेराबंदी की। 1665 ईस्वी में मुगल सेनापति राजा जय सिंह ने पुरंदर के दुर्ग की घेराबंदी की, क्योंकि यह शिवाजी के सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित किलों में से एक था तथा शिवाजी के क्षेत्रों के मध्य में स्थित था एवं वहीं उनका परिवार और खजाना रखा था। क्वेश्चन अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 11 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी को अपने साम्राज्य के 3/4 किलों को मुगलों को सौंपना पड़ा तथा बीजापुर के विरुद्ध सहायता करनी पड़ी। मई 1666 ईस्वी में राजा जय सिंह के कहने पर शिवाजी बादशाह के दरबार में उपस्थित हुए, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, किंतु 3 महीने बाद शिवाजी मुगलों की कैद से भागने में सफल रहे। क्वेश्चन नंबर 13। मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई थी, तो जय सिंह को। मिर्जा राजा की मुगल पदवी जय सिंह यानी जय सिंह फर्स्ट को 1611 से 1667 ईस्वी को प्रदान की गई थी। वह मुगल साम्राज्य के एक वरिष्ठ जनरल थे और अम्बेर साम्राज्य के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 14। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया, 1679 में। अकबर महान ने अपने साम्राज्य से जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की थी, किंतु औरंगजेब ने उसे 1679 में पुनर्जीवित कर दिया। इस कर के लिए हिंदुओं को 3 वर्गों में बांटा गया। पहला वो थे जिनकी आय 200 दिरहम प्रति वर्ष से कम थी, उनको 12 दिरहम प्रति वर्ष देना था। जिनकी आय 200 से 10,000 दिरहम प्रति वर्ष थी, उनको 24 दिरहम प्रति वर्ष देना था। जिनकी आय 10,000 दिरहम से प्रति वर्ष के ऊपर थी, उनको 48 दिरहम प्रति वर्ष देना पड़ता था। स्त्रियां, गुलाम, 14 वर्ष की आयु से कम के बच्चे, भिखारी और आय रहित व्यक्ति इस कर से मुक्त थे। अधीनस्थ हिंदू राजाओं एवं ब्राह्मणों को भी इसे देने के लिए बाध्य किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारण नहीं था? प्राकृतिक आपदाएं, विदेशी आक्रमण, कृषक असंतोष, कमजोर उत्तराधिकारी, ये सब कारण थे, लेकिन विदेशी आक्रमण यह कारण नहीं था मुगल साम्राज्य के पतन होने का।
मुगल साम्राज्य के पतन के लिए विदेशी आक्रमण, कृषक असंतोष, कमजोर उत्तराधिकारी आदि अनेक कारण उत्तरदायी थे, परंतु प्राकृतिक आपदाएं मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारण नहीं था। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: जागीरदारी प्रथा के संकट ने मुगल साम्राज्य के पतन में प्रमुख भूमिका निभाई। इसके कारण ग्रामीण समाज का संतुलन गड़बड़ा गया। अमीर वर्ग की अयोग्यता तथा उनका पतनोन्मुख होना मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों में से एक था। शाइस्ता खां ने अपना अंगूठा खोया लाल महल में। शिवाजी की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को 1659 ईस्वी में दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा। इसने 1660 ईस्वी में पूना पर अधिकार कर लिया और शिवाजी के लाल महल पूना में अपना निवास स्थान बनाया। शिवाजी ने 1663 ईस्वी में महल पर अचानक आक्रमण किया। इस आक्रमण से शाइस्ता खां का अंगूठा कट गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: इस आक्रमण में शाइस्ता खां का पुत्र अब्दुल फतह मारा गया। शिवाजी और अफजल खां के बीच 1659 ईस्वी में संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष में अफजल खां पराजित हुआ था और उसकी हत्या कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 17, असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो मीर जुमला था और जसवंत सिंह था। पूर्वोत्तर भाग को विजित करने वाला सेनापति मीर जुमला था, जबकि चटगांव को विजित करने वाला सेनापति शाइस्ता खां था। अगला है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: मीर जुमला ने 1662 ईस्वी में अहोमों के साथ संधि किया, जिसके फलस्वरूप अहोमों ने मुगलों को वार्षिक कर तथा युद्ध की क्षतिपूर्ति देना स्वीकार कर लिया। मीर जुमला ने 1661 ईस्वी में कूच बिहार पर अधिकार कर लिया तथा इसका नाम बदलकर आलमगीर नगर रख कर दिया गया। अहोम संधि के समय वहाँ का शासक जयध्वज था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? औरंगजेब, मनुची सही सुमेलित है। विलियम हॉकिंस एक व्यापारी और ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था। वह भारत में 1608 से 1611 ईस्वी तक जागीर काल ठहरा। वह काफ़ी फारसी का बहुत अच्छा ज्ञाता था। सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार में आया। राल्फ फिच अकबर के समय में भारत आया। मनुची औरंगजेब के काल में भारत आया था। वह खाना विभाग का विशेषज्ञ था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: राल्फ फिच ने आगरा व फतेहपुर सीकरी दोनों को लंदन से बड़ा कहा। पीटर मुंडी ने शाहजहां के काल में बड़े दुर्भिक्ष अकाल के विषय में वर्णन किया। फादर एंथोनी मोंसेरात पुर्तगीज यात्री था। मोंसेरात अकबर के काबुल अभियान के समय उसके साथ था। क्वेश्चन नंबर 19, फादर एंथोनी मोंसेरात पुर्तगीज यात्री था। मोंसेरात अकबर के काबुल अभियान के समय उसके साथ था। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो धर्मत का युद्ध औरंगजेब व दारा के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य 1527 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर एवं महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। धर्मत का युद्ध तथा सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब एवं दारा के मध्य हुआ। इन दोनों युद्धों में औरंगजेब की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, मिल्कियत शब्द है अरबी, मिल्कियत शब्द है एक, तो अरबी शब्द है मिल्कियत। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो औरंगजेब का था। बीजापुर 1686 ईस्वी तथा गोलकुंडा 1687 ईस्वी के विजय के बाद मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य औरंगजेब का था। इसके समय में मुगल साम्राज्य के सूबे की संख्या 20 थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: औरंगजेब के काल में कुल सेनापतियों में 33% हिंदू थे। अकबर के काल में यह अनुपात 16% तथा शाहजहां के काल में 24% था। सतनामी वैरागियों का एक पंथ था जो युद्ध अद्वैतवाद में विश्वास करते थे।
औरंगजेब ने गुरुवार जुमेरात की रात को पीरों की मजार एवं अन्य कब्रों पर दिए जलाने की प्रथा को बंद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसका जन्म राजपूत माँ के गर्भ से नहीं हुआ था? तो औरंगजेब का। 3 नवंबर 1618 को औरंगजेब का जन्म मुमताज महल के गर्भ से दोहद यानी उज्जैन में हुआ था। मुमताज महल का मूल नाम अर्जुबंद बानो बेगम था, जो आसफ खां की पुत्री थी। जहांगीर का जन्म मरियम उज़्ज़मानी आमेर के राजा भारमल की पुत्री हरखाबाई या जोधाबाई से हुआ था। शाहजहां का जन्म लाहौर में राजपूत राजकुमारी उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। तो शाहजहां खुसरो का जन्म मान सिंह की बहन मानबाई से हुआ था। मानबाई को सलीम ने शाह बेगम की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 23, मुस्लिम औरंगजेब को जिंदा पीर आलमगीर के नाम से पुकारते थे, इसका कारण क्या था? औरंगजेब द्वारा पुनः जजिया कर लगाना, संगीत को दरबार में स्थान न देना, औरंगजेब का सात्विक जीवन होना, इसलिए उसे जिंदा पीर कहा गया था। अपने पूर्ववर्ती शहंशाहों के विपरीत औरंगजेब को आडंबर और तामझाम पसंद नहीं था। उसका व्यक्तिगत जीवन बहुत सात्विक था। उसकी ख्याति एक कट्टरपंथी और ईश्वर से डरने वाले मुसलमान के रूप में थी, इसलिए कालांतर में उसे जिंदा पीर आलमगीर कहा जाने लगा था। क्वेश्चन नंबर 24, औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इसके पूर्व किस मुगल शासक ने सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया था? अकबर ने। औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। इससे पूर्व अकबर ने भी सती प्रथा को प्रतिबंध किया था। अकबर ने दास प्रथा पर भी रोक 1562 ईस्वी में लगाया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अकबर ने बाल विवाह को रोकने के लिए लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 16 वर्ष और 14 वर्ष निर्धारित किया था। अकबर ने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर को अकबर ने समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 25, किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? औरंगजेब का। मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। उसका पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 31 जुलाई 1658 को हुआ था। उसका दूसरा राज्याभिषेक खजवा एवं देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद दिल्ली में ही 15 जून 1659 को हुआ। अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर वह मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ था। जय सिंह को राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दिया था? तो औरंगजेब ने दिया था। 1681 ईस्वी में मेवाड़ व मुगलों के मध्य उदयपुर की संधि हुई, जिसके अनुसार जय सिंह को राणा के रूप में स्वीकार किया गया तथा उसे शाही सेना में 5000 का मनसब प्रदान किया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मारवाड़ और मुगलों के बीच 30 वर्षीय युद्ध 1679 से 1709 ईस्वी तक नायक दुर्गादास था। दुर्गादास को कर्नल टाड ने राठौड़ों का यूलिसीज कहा है। क्वेश्चन नंबर 27, औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया? तो गोलकुंडा को। 1652 ईस्वी में जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया तो उसने गोलकुंडा एवं बीजापुर के विरुद्ध आक्रमण नीति अपनाई थी। संभवतः उसने इन दोनों राज्यों को विध्वंस भी कर दिया होता, किंतु दारा शिकोह के परामर्श पर शाहजहां द्वारा भेजे आदेश के अनुसार 1556 ईस्वी में गोलकुंडा एवं 1657 में बीजापुर के विरुद्ध युद्ध स्थगित कर उससे संधि करनी पड़ी थी। बादशाह बनने के बाद उसने अपनी इस अधूरी योजना को पूरा किया और गोलकुंडा 1687 एवं बीजापुर 1686 पर आधिपत्य स्थापित किया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला था जिस तरह अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किसने स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया? तो औरंगजेब ने किया था।
दारा सिकोह को मुल्हिद किसने कहा? तो दारा सिकोह को मुल्हिद औरंगजेब सहित उसके अन्य भाइयों जैसे शाह शुजा, मुराद औरंगजेब के दरबार में इतिहासकारों में मिर्जा मोहम्मद काजिम ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 30, औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? तो चूड़ामन ने की थी। 1688 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद उसके भतीजे चूड़ामन ने जाट नेतृत्व की बागडोर संभाली और औरंगजेब की मृत्यु तक विद्रोह करता रहा। अंत में उसने मथुरा के निकट भरतपुर नामक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर डाली। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, 1669 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने एक स्थानीय जमींदार गोकुल के नेतृत्व में विद्रोह किया। 1686 में राजा राम के नेतृत्व में जाटों ने दूसरा विद्रोह किया। राजा राम के सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे को लूटा था और मकबरे से अकबर की हड्डियों को निकाल कर जला दिया था राजा राम ने। 31, संत समर्थ रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो औरंगजेब के काल से। संत समर्थ रामदास महाराष्ट्र के महान संत थे। इनका जन्म 1608 ईस्वी में जबकि मृत्यु 1681 ईस्वी में हुई थी। यह मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन थे। गुरु रामदास सिख संप्रदाय के चौथे गुरु थे जो अकबर के समकालीन थे। दक्षिण के नासूर के ने किसको बर्बाद कर दिया था? दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया? तो औरंगजेब को। औरंगजेब के शासनकाल में उसकी दक्षिण नीति का महत्वपूर्ण स्थान है। 1681 ईस्वी में शाहजादा अकबर के विद्रोह को दबाने के लिए वह दक्षिण पहुंचा जो उसके लिए कब्रिस्तान बन गया। अपने शासन के 50 वर्षों में अंतिम 26 वर्ष उसने दक्षिण में व्यतीत किया। एक इतिहासकार के शब्दों में, जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया उसी प्रकार दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 33, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति कमजोर कर दी थी? तो अकबर। औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 ईस्वी में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति कमजोर कर दी थी। अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध से निराश हो गया था। उसे अपने पिता की धर्मांधता की नीति में सफलता में विश्वास न था तथा विचारों से वह उदार था। उसी अवसर पर मेवाड़ के राणा राज सिंह राठौड़ नेता मारवाड़ के दुर्गादास ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वह अपने को भारत का बादशाह घोषित कर दे तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सेनाएं उसकी सहायता करेगी। दुर्गादास ने अकबर को अपने संरक्षण में रखा। राजपूताना तथा खानदेश की कठिन यात्रा की। मुगल सेना ने उसकी रक्षा की और उसे शिवाजी के पुत्र संभाजी के दरबार में पहुंचाने में सफलता पाई। 1682 ईस्वी में औरंगजेब स्वयं अकबर की पीछा करता हुआ दक्षिण भारत आया किंतु अकबर फारस भाग गया और वहीं पर औरंगजेब के अंतिम काल में अकबर की मृत्यु हो गई थी। ये अकबर सेकेंड है। किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? तो बीबी का मकबरा। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण 1678 में करवाया था। 1678। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। इसकी स्थापत्य कला शैली सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी, अतः इसे द्वितीय ताजमहल या दक्कन का ताजमहल भी कहा जाता है, किंतु ताजमहल की तुलना में यह मकबरा कम सुंदर है, तो इसलिए इसे ताजमहल का फूहड़ नकल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन उत्तराधिकारी हुआ? तो बहादुर शाह प्रथम हुआ। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम शाह आलम प्रथम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना सत्ता संभाली। उसने 1707 में 1712 की अवधि में शासन किया था। 1707 से 1712। मोहम्मद शाह को रंगीला की उपाधि मिली थी। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। बहादुर शाह प्रथम को खाफी खां ने साहेब खबर की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 36, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बंगाल किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य से लगभग स्वतंत्र हो गया? मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व से।
बंगाल के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक मुर्शीद कुली खां थे। औरंगजेब के काल से ही मुर्शीद कुली खां को बंगाल के दीवान तथा नायब गवर्नर का पद मिला हुआ था। पहले राजकुमार अजीमुशान के अधीन और फिर राजकुमार फर्रुखसियर के अधीन 1713 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया था। औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी के कारण 1713 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार मुर्शीद कुली खां ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 37, नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह। करनाल का युद्ध 13 फरवरी 1739 ईस्वी को नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में खान ए दौरा लड़ते हुए मारा गया, जबकि सआदत खां बंदी बना लिया गया। निजामुल मुल्क की मध्यस्थता के कारण मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच समझौता हो गया। सआदत खां ने नादिर शाह को धन का लालच देकर दिल्ली पर आक्रमण करने को कहा। 20 मार्च 1739 को दिल्ली पर नादिर शाह का अधिकार हो गया। नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा गया तथा सिक्के जारी किए गए। मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया और फारसी राज्य आरंभ हो गया तथा मुगल बादशाह मोहम्मद शाह बंदी बना लिया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, नादिर शाह दिल्ली में 57 दिन तक रहा और वापस जाते समय वह अपार धन के साथ तख्त ताऊस तथा कोहिनूर हीरा भी ले गया। मुगल सम्राट ने अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र नासिरुल्लाह मिर्जा से कर दिया। इसके अतिरिक्त कश्मीर का सिंधु नदी के पश्चिम प्रदेश नादिर शाह को मिल गए। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को मुगल सम्राट घोषित कर दिया तथा खुतबा पढ़ने और सिक्के जारी करने का अधिकार पुनः लौटा दिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर की पदच्युति के पश्चात निम्नलिखित में से किस दरबारी गुट ने सैयद भाइयों की शक्ति को समाप्त कर दिया था? तो तुरानी ने। 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर को पद से हटाने के बाद तुरानी गुट ने निजाम उल मुल्क के नेतृत्व में अमीन खां व हैदर बेग ने सैयद बंधुओं की हत्या कर दी और इनकी शक्ति समाप्त कर दिया। सैयद बंधुओं को किंग मेकर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा डी, चौसा का युद्ध, खुसरो का विद्रोह, खुर्रम का विद्रोह, धर्मत का युद्ध। जून 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा था। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर के गद्दी पर बैठने के बाद ही विद्रोह किया था, जो कि 1606 ईस्वी में पराजित हुआ। 1623 में शहजादे खुर्रम के विद्रोह का महावत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया था। अप्रैल 1658 में मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थान पर औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य युद्ध हुआ था। तो यहीं पर यह चैप्टर औरंगजेब समाप्त हुआ। अब आइए अगला वीडियो देखते हैं इसी के अकॉर्डिंग, मुगल कालीन प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसे मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद नियुक्त किया गया था? तो काजी उल कजात। मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद काजी उल कजात प्रधान काजी नियुक्त की जाती थी। काजी उल कजात साम्राज्य में प्रधान न्यायाधीश था। वह प्रत्येक प्रांतीय राजधानी में काजियों की नियुक्ति करता था। मुगल काल में जब्त क्या था? तो जमीन की पैमाइश थी। मुगल काल में जब्त जमीन की पैमाइश से संबंधित था। मुगलकालीन भारत की शहरी आबादी 1601 ईस्वी में लगभग कितनी थी? तो 15% थी। मुगलकालीन भारत की शहरी आबादी 1601 में 16वीं 17वीं सदी के लगभग 15% थी। तो वहीं करीब 85% लोग गाँवों में रहते थे। छोटे खेतिहर और भूमिहर संभ्रांत दोनों ही कृषि
उत्पादन से जुड़े थे और दोनों ही फसल के हिस्से के दावेदार थे। मुगल काल में निवासी खेतिहर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जाता था? तो है पैकास्त। खुदकास्त किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां वे निवासी थे, जबकि पाही कास्त या पैकास्त में दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। मुगल काल के दौरान समाज के संदर्भ में सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड के साथ सही रूप से मेल खाने वाले विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प में देखते हैं तबीब, बक्काल, कुलकर्णी, इजारदार। ग्राम लेखाकार, सार्वजनिक राजस्व के लिए किसी पद का किसान, चिकित्सा, शिक्षक और अन्य धान्य व्यापारी। तो देखते हैं इसका सही आंसर। तबीब था चिकित्सक, बक्काल था अन्न धान्य व्यापारी, कुलकर्णी था ग्राम लेखाकार, इजारदार था सार्वजनिक राजस्व के किसी मद का किसान। बलूतेदार शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से सामाजिक श्रेणियों में किसे निर्देशित करने के लिए होता था? तो सेवादार लोगों को। बलूटीदार या बलूतेदार गांव की प्रजा नाई, धोबी, बढ़ई, लुहार, मोची आदि होती थी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित तथ्यों से जुड़े युग्म पदों पर विचार करें। अकबर का प्रशासनिक उपाय वर्ष। तो अमील्स करोरिस की नियुक्ति 1774 में, खलीसा के अधीन हिंदुस्तान के क्षेत्र यानी लाहौर से इलाहाबाद तक का लाना 1576 में, दस्तूर नामक मूल्यांकन मंडलों के अंतर्गत भूमि का समूहन 1580 में। सही आंसर है केवल 1 और 3। आमिल्स करोरिस की नियुक्ति 1574 में, दस्तूर नामक मूल्यांकन मंडलों के अंतर्गत भूमि का समूहन 1580 ईस्वी। अकबरकालीन उपर्युक्त प्रशासनिक उपायों का सुमेलन सही है। आमिल या करोड़ी की नियुक्ति 1773 ईस्वी में, खालिसा के अधीन हिंदुस्तान के क्षेत्र को लाना 1576 ईस्वी में, दस्तूरुल अमल के अंतर्गत भूमि का समूहन 1580 ईस्वी में हुआ था। अकबर के काल में दीवान बयूतात निम्नलिखित में से किसका प्रभारी होता था? तो कर खाना का प्रभारी। अकबर के काल में दीवान बयूतात अथवा नाजीरे बयूतात कारखानों का अधीक्षक होता था तथा विभिन्न कारखानों में के आय व्यय का ब्यौरा रखता था। क्वेश्चन नंबर 9, राज दरबार में मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो सही नहीं है चारों ऑप्शन। शाही संदेशवाहक के लिए राज के पत्राचार, शाही अंगरक्षक, प्रमुख सचिव, गलत है चारों। मुगल दरबार में मीर ए तोजक धर्मानुष्ठान का अधिकारी था। इसका प्रमुख कार्य धार्मिक उत्सव आदि का प्रबंधन करना था। अकबर के शासनकाल में उपज का कितना प्रतिशत भू राजस्व के रूप में किसानों से लिया जाता था? तथी सही 1/3%। अकबर ने शेरशाह की व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण भूमि परिवर्तन करके भूमि को खेती की उपज के आधार पर 4 श्रेणियों में विभक्त किया। पोलज, परती, चाचर एवं बंजर। प्रत्येक श्रेणी को भूमि की उपज के आधार पर उत्तम, मध्यम और निम्न श्रेणियों में विभक्त किया गया तथा उनकी औसत दर के आधार पर लगान की राशि तय की गई। इस प्रकार अकबर के शासनकाल में भू राजस्व की दर 1/3 अर्थात 33/1/3 किसानों से कर लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 11, अधोलिखित में कौन अकबर के केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था? तो वकील था। अकबर के केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी वकील था। हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर नाबालिग था तथा अवधि में हुमायूं ने बैरम खां को वकील नियुक्त किया, जो हुमायूं की मृत्यु के बाद अत्यंत शक्तिशाली हो गया। सैद्धांतिक रूप से वकील मंत्रियों का प्रमुख होता था। वकील के पद की महत्ता को कम करने के लिए अकबर के शासनकाल में 8वें वर्ष में दीवान वजीरात कुल का नया पद सृजित किया गया और राजस्व और वित्तीय मामले
वकील के हाथ से ले लिए गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। अधोलिखित में से किसने निजामुल मुल्क को वकील मुतलक का पद प्रदान किया? मोहम्मद शाह ने। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को वकील मुतलक का पद प्रदान किया था। मोहम्मद शाह ने चिनकिलिज खां को निजाम उल मुल्क की उपाधि और आसफ जाह की उपाधि प्रदान की थी। निजाम उल मुल्क ने 1724 ईस्वी में दक्षिण भारत के मुगल सूबों पर अधिकार कर लिया गया और हैदराबाद में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित मुगल शासक में किसने कश्मीर के कुछ वैध करों को माफ़ कर दिया? शाहजहां ने। मुगल शासन में शाहजहां ने कश्मीर के कुछ वैध करों को माफ़ कर दिया था। जहांगीर ने कश्मीर में प्रसिद्ध शालीमार बाग की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 14। मुगल प्रशासन में कौन दरोगा ये तोपखाना के नाम से जाना जाता था? तो मीर आतिश। मुगल प्रशासन में दरोगा ये तोपखाना मीर आतिश के नाम से जाना जाता था। दरोगा ये तोपखाना अथवा मीर आतिश का पद मंत्री का पद न होते हुए भी महत्वपूर्ण था। शाही तोपखाना उसके अधीन था। तोपों को बनवाना, किलों में उनकी व्यवस्था और बंदूकों का निर्माण आदि उनकी देख रेख में था। अधिकांशतः यह पद किसी तुर्क या ईरानी को प्रदान किया जाता था। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मुहतसिब मुगल प्रशासन में जन आरक्षण के लिए निरीक्षण विभाग का प्रधान था। किरोरी शब्द किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो अकबर के लिए। किरोरी शब्द अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था। अकबर के शासनकाल में प्रचलित एक दाम दशमलव मुद्रा में कितने पैसे के बराबर होती थी? 2 पैसे के बराबर। अकबर के शासनकाल में प्रचलित एक दाम दशमलव मुद्रा में 2 पैसे के बराबर थी। पैबाकी शब्द से तात्पर्य था भूमि। मुगल काल में पैबाकी शब्द से तात्पर्य भूमि था। मुगल शासनकाल में भूमि कर के आधार पर भूमि का विभाजन मुख्यतः 2 भागों में किया गया था। खालसा जागीर पैबाकी। पैबाकी के अंतर्गत आने वाली भूमि केंद्रीय नियंत्रण में रहती थी। मुगल काल में जागीरों के हस्तांतरण की एक आम प्रक्रिया बन गई थी। ऐसे हस्तांतरणों के समय यह भी केंद्र की देखरेख में रहती थी और इसे पैबाकी कहा जाता था। इसके अतिरिक्त कुछ कर्मचारियों को जब उनके बंधे कार्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य सौंपे जाते थे तो उन्हें पारितोषिक स्वरूप कुछ जमीन दी जाती थी जिस पर लागू कर को वे वसूल करते थे। ऐसी भूमि भी पैबाकी के अंतर्गत आती थी। क्वेश्चन नंबर 18। मनसबदारों हेतु माहवार वेतन प्रथा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो शाहजहां के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। मनसबदारों हेतु माहवार वेतन प्रथा का प्रारंभ शाहजहां के शासनकाल में हुआ। मनसबदारी व्यवस्था मुगल सैन्य व्यवस्था की प्रमुख विशेषता थी जिसका प्रारंभ अकबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा अभिकरण मुगल कालीन जागीरों व जागीरदारों की कार्यवाहियों का विवरण रखता है? दीवान ए असल, दीवान ए खालसा। तो सही आंसर है सी, सवानी निगार। सवानी निगार अभिकरण मुगल कालीन जागीरों व जागीरदारों की कार्यवाहियों व विवरण रखता था। दीवान ए खालसा एक प्रकार की जागीर थी जो सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहती थी। इस भूमि की देखभाल शाही सैन्य कर्मचारी करते थे क्योंकि ये जागीर सीधी शासन से के नियंत्रण में थी। अदल ए जागीर एक विशेष प्रकार की भूमि थी। मुगल प्रशासन में कौन दरोगा ए तोपखाना के नाम से जाना जाता है? तो मीर आतिश। मुगल प्रशासन में तोपखाने का विभाग 2 भागों में बटा हुआ था, जिनसी एवं दस्ती। जिनसी में भारी तोपें होती थी एवं दस्ती में हल्की तोपें हो। तोपखाना विभाग के प्रमुख को मीर ए आतिश अथवा दरोगा ए तोपखाना कहा जाता था। मुगल काल में गृह विभाग का प्रधान अधिकारी होता था खाने सामा।
मुगल काल में गृह विभाग का प्रधान अधिकारी खाने समा होता था। इसका कार्य शाही रसोई घर तथा राजमहल की अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था करना था। यह शाही परिवार के संपूर्ण व्यय का ब्यौरा रखता था। राजमहल के सभी कर्मचारी इनके नियंत्रण में कार्य करते थे। मुगल काल में यह पद बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: गृह विभाग के प्रधान अधिकारी खाने सामा को मीरे सामा भी कहा जाता था। प्रायः मीरे सामा ही वजीर के पद पर नियुक्त किए जाते थे। मुगल साम्राज्य में वकील के बाद दूसरा महत्वपूर्ण अधिकारी वजीर था, जो विद्वान के नाम से भी जाना जाता था। मुगल शासन के अंतर्गत मीर बख्शी का कार्य था सैन्य प्रशासन। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रमुख था, किंतु उसे प्रधान सेनापति नहीं कहा जा सकता। उसका कार्य सैनिकों के वेतन एवं सैनिक संगठन से संबंधित था। वह मनसबदारों की सूची रखता था तथा उसे बादशाह अकबर के समक्ष प्रस्तुत करता था। सैनिकों की भर्ती, उसके शास्त्रों की व्यवस्था, सैनिकों का निरीक्षण आदि उसके कार्यों के लिए अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन प्रांत का सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी दोनों ही था? तो बख्शी था। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। उत्तराधिकारियों सहित सभी श्रेणियों के मनसबदारों की नियुक्ति के आदेश उसी के द्वारा दिए जाते थे। घोड़ों को दागने और सिपाहियों का मुआयना करने का काम भी उसी के जिम्मे था। वह सरखत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके सैनिकों का मासिक वेतन भी निर्धारित करता था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में भी बख्शी होते थे, जो मीर बख्शी के नियंत्रण में कार्य करते थे। मुगल शासन में मीर बख्शी भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था तथा साथ ही सैन्य विभाग के वेतन के लिए भी उत्तरदायी था। सर जदुनाथ सरकार ने मीर बख्शी को वेतनाधिकारी पे मास्टर कहा है, किंतु वेतनाधिकारी का कार्य मीर बख्शी का नियमित एवं स्थायी कार्य नहीं था। वेतनाधिकारी का कार्य दीवान तन करता था। क्वेश्चन नंबर 24, मुगल काल के दौरान मीर बख्शी के कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 3, उसने युद्ध में सैनिकों को सुव्यवस्थित करने का प्रबंध किया था। मुगल काल में मीर बख्शी मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रधान होता था, किंतु यह प्रधान सेनापति नहीं था। उसका कार्य सैनिकों के वेतन तथा सैनिक संगठन से संबंधित था। वह मनसबदारों की सूची बादशाह को प्रस्तुत करता था। सैनिकों की भर्ती, निरीक्षण तथा शस्त्रों की व्यवस्था भी वही करता था। इसकी सहायता के लिए प्रांतों में बख्शी होते थे और गुप्तचर विभाग के प्रभारी के रूप में कार्य भी करते थे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसे मुगल प्रशासन में अमीरों के मुख्य माना जाता है? तो मीर बख्शी को माना जाता है। मुगल काल में विशेष तौर से अकबर ने अपने शासनकाल में अधिकारियों के वर्ग और सेना को संगठित करने के लिए मनसबदारी पद्धति प्रारंभ कर दिया। मनसबदारी पद्धति के अधीन प्रत्येक अधिकारी को एक दर्जा या मनसब दिया जाता था। सबसे निचला दर्जा 10 का था और सबसे ऊपर का दर्जा 500 का था, जो सरदारों अमीरों के वर्ग के लिए था। वहीं घरानों के लिए लोगों को इससे ऊंचा मनसब दिया जाता था। सैन्य विभाग का प्रधान मीर बख्शी कहलाता था। सरदारों के संगठन का प्रधान दीवान नहीं बल्कि मीर बख्शी माना जाता था, इसलिए इस पद पर सिर्फ सरदारों को ही नियुक्त किया जाता था। मनसबदारी पर नियुक्त या तरक्की के लिए सिफारिश मीर बख्शी के जरिए की जाती थी। राजा की सिफारिश स्वीकार कर लेने पर वह पुष्टि के लिए दीवान के पास भेजी जाती थी, जो नवनियुक्त मनसबदार के नाम जागीर भी आवंटित करता था। तरक्की के मामले में भी इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता था। अगला है क्वेश्चन नंबर 26,
मुगल प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था की पारस्परिक नियंत्रण एवं शक्ति संतुलन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अधिकारी सूबेदार पर नियंत्रण रखता था? तो वो है दीवान। अकबर के काल में प्रांतीय प्रशासन के समय अधिकारी को सरकारी तौर पर सिपह सलार या गवर्नर कहा जाता था, जिसे उसके उत्तराधिकारियों के समय नाजिम या नाजिम ए सूबा कहा जाने लगा, परंतु जनसाधारण में वह सूबेदार के नाम से जाना जाता था। सूबेदार को सूबे के संपूर्ण सैनिक एवं असैनिक अधिकार प्राप्त थे। सूबेदार का स्थानांतरण आवश्यकता पड़ने पर होता था। 1586 में अकबर ने सूबे में एक नया परिवर्तन करते हुए एक नए दीवान का पद सृजित किया था, जो सूबेदारों की शक्ति पर नियंत्रण रखता था। क्वेश्चन नंबर 27, मुगलों के काल में परगना और भारत का मुखिया कौन था? तो सिकदार था। परगने का प्रधान अधिकारी सिकदार कहलाता था, जो वहाँ की शांति एवं सुव्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। वह फौजदार के अधीन रहता था। कृषकों से भू राजस्व की वसूली में यह आमिल की सहायता भी करता था। इसके अतिरिक्त सिकदार परगने में न्याय के रूप में फौजदारी मुकदमों का निर्णय भी करता था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, प्रत्येक परगने में एक आमिल होता था। परगने में इसका ही वही कार्य था जो सरकार के आलमगुजार का होता था। इसका मुख्य कार्य भू राजस्व का निर्धारण तथा उसकी वसूली करना था। गांव का प्रधान मुकद्दम कहलाता था, जो भू राजस्व की वसूली में राजस्व विभाग के कर्मचारियों की सहायता करता था। मुकद्दम गांव में शांति एवं सुव्यवस्था की स्थापना के लिए उत्तरदायी होता था। गांव का दूसरा अधिकारी पटवारी कहलाता था, जो राज्य की समस्त भूमि का ब्यौरा रखता था। क्वेश्चन नंबर 28, परगना या माल के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी कौन होता है? तो सिकदार था। मुगल काल में निर्धारित भू राजस्व जमा सदैव ही वास्तविक बलूची हासिल से व्यक्ति रहता था। इसका सर्वप्रमुख कारण क्या था? तो वह भी भू राजस्व अधिकारी राज्य का गबन कर लेते थे। मुगल काल में निर्धारित भू राजस्व जमा सदैव ही वास्तविक हासिल से अधिक रहता था, जिसका प्रमुख कारण भू राजस्व अधिकारी या राजस्व गबन करना था। मुगल काल में अमीरों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जबकि जागीरों का अभाव था तथा जागीरों की आमदनी घटती जा रही थी, जबकि सामंतों की संख्या तथा उनकी आमदनी में वृद्धि हो रही थी। ऐसी स्थिति में वे भू राजस्व का गबन करते थे। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात इजारेदारी ठेके पर कर वसूली की प्रथा ने किसानों का शोषण बढ़ा दिया है। मुगल साम्राज्य पर हुए विदेशी आक्रमण ने साम्राज्य को धनहीन बना दिया। 18वीं शताब्दी के दौरान धन की कमी के कारण मुगल शासकों को एक मजबूत और विशाल सेना रखना कठिन हो गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, मुगल सेना के निम्नलिखित सैनिकों में कौन सर्वाधिक वेतनभोगी होता था? तो अवधी। स्वयं सम्राट द्वारा अवधी सैनिक की नियुक्ति की जाती थी। यह बादशाह के योग्य सैनिक थे तथा इनके वेतन, शिक्षा एवं वस्तु एवं घोड़े की व्यवस्था बादशाह द्वारा की जाती थी। अन्य सैनिकों की तुलना में अवधी सैनिकों का वेतन कितना था? तो वेतन अधिक ही रहा होगा। दाखिली सैनिकों की नियुक्ति बादशाह द्वारा किया जाता था, किंतु उन्हें मनसबदारों वाली सेना के नेतृत्व में रख दिया जाता था। बरगीर को अस्त्र शस्त्र एवं घोड़े राज्य द्वारा प्रदान किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 31, करोड़ी इसका सही नहीं है, हैसियत का सही नहीं है। 7 सबर मासरूत करोड़ी। मनसबदार की हैसियत का नहीं था, जबकि जात सबर और मासरूत मनसबदार की हैसियत पर रखते थे। गुजरात विजय के बाद अकबर ने व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व पर विशेष ध्यान दिया। असफल उसने
1573 ईस्वी में बंगाल, बिहार और गुजरात को छोड़कर समस्त भारत पर करोड़ी नामक अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। अकबर के शासनकाल में करोड़ी नामक अधिकारी की संख्या 182 पहुँच गई थी। करोड़ी का विवाह कार्य 1 करोड़ दाम 2,50,00,000 रुपये की था। 40 दाम राजस्व के रूप में एकत्र करना था। अकबर ने 1580 ईस्वी में आईने दसाला नामक एक नई भूमि व्यवस्था शुरू करके मुगलकालीन लगान व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 32, मुगल नौसेना का नौसैनिक होता था तो वह मीर-ए-बहर होता था। मुगल साम्राज्य मूलतः स्थल साम्राज्य था, इस कारण उसके समय में एक शक्तिशाली सेना का निर्माण न हो सका। मुगलों की नौसेना सर्वदा दुर्बल रही और कभी भी यूरोपीय जातियों से समुद्र पर मुकाबला करने की स्थिति में नहीं रही। मुगल नौसेना का प्रधान मीर-ए-बहर होता था। इसका प्रमुख कार्य शाही नौकाओं की देखभाल करना। क्वेश्चन नंबर 33, मुगल शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो है सी, सत्य नहीं है, बाकी तीनों सत्य है। मुगल शासन व्यवस्था मुख्यतः एक सैनिक शासन था, एक केंद्रीकृत कुशल वादक या एकतंत्रवाद था। सम्राट को इस्लामी परंपराओं का पालन करना पड़ता था। सम्राट द्वारा मंत्रियों से परामर्श लेना आवश्यक नहीं था। तो इसका सही आंसर है केवल सी। मुगल शासन व्यवस्था की उत्पत्ति का आधार सैनिक था और अपने आधार पर इसी विशेषता को उसने अंत तक स्थापित रखा, परंतु उसने प्रजा की भलाई और उन्नति को भी सम्मिलित किया गया। मूलतः मुगल शासन केंद्रीकृत शासन था, जिससे बादशाह संपूर्ण राज्य और प्रशासन का प्रधान तथा सभी व्यक्तियों का विनिर्माण उपयोग करने वाला था। मुगल बादशाह कभी भी किसी विदेशी सत्ता अथवा व्यक्ति के अधीन नहीं रहे, तो अकबर ने स्वयं को इस्लाम के कानूनों के बारे में अंतिम निर्णायक घोषित करके बादशाह की स्थिति को और अधिक श्रेष्ठ बना दिया। बादशाह के मंत्री, सरदार और सलाहकार उसे सलाह दे तो सकते थे, परंतु बादशाह उनकी हाथों में किंतु सलाम मानने को बाध्य नहीं था। यह भी स्पष्ट है कि मुगल राज्य एक धार्मिक राज्य न था। उत्तर डी माना है, जो सत्य नहीं है। अगला है, मुगलों के शासनकाल में निम्न में से कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था? तो वो था खुतबा। खुतबा ईद उल फितर शुक्रवार को विशेष अवसरों पर नमाज के समय पढ़ा जाने वाला धर्मोपदेश था, जिसके चारों खलीफाओं ने उनके उत्तराधिकारियों के साथ सम्राट के नाम का उल्लेख होता था, जबकि फरमान, मनसब तथा निशान एक प्रकार का शाही दस्तावेज था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, निशान किसी शहजादे द्वारा दिया जाने वाला आदेश पत्र। फरमान का अर्थ शाही और आदेश पत्र है शाही आज्ञा। खुतबे में सम्राट का नाम शामिल न करने का मतलब होता था इसका एक रूप में सम्राट को नकार देना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा अधिकारी इस्लामी कानून का संरक्षक था? तो सदर-उस-सुदूर था। सदर-उस-सुदूर के अनेक कार्य थे। प्रथम, यह अदान विभाग के प्रधान अधिकारी के रूप में कार्य करता था। दूसरे, यह बादशाह को धार्मिक विषयों पर परामर्श दिया करता था। तीसरा, प्रधान काजी के रूप में इसे मुकदमों का निर्णय भी देना होता था। यह प्रांतीय काजी का स्थानीय काजियों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें भी सुनता तथा निर्णय लेता था। न्याय के क्षेत्र में बादशाह के पश्चात दूसरा स्थान यह संगीत एवं स्थानीय काजियों की नियुक्ति के लिए बादशाह से सिफारिश भी किया जाता था।
मुहतसिब जन आचरण निरीक्षण विभाग का प्रधान था। इसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। न्याय व्यवस्था काजी उल कुजात अर्थात मुख्य काजी के अंतर्गत था। मुगल बादशाह स्वयं राज्य के सबसे बड़े न्यायाधीश होते थे, किंतु उसके न्यायिक कार्यों में हस्तक्षेप के लिए राजधानी में एक मुख्य काजी होता था। नियुक्त काजी मुस्लिम कानून के अनुसार न्याय करता था। अमीर ए समा को खान ए समा के नाम से भी जाना जाता था, जो शाही गृह विभाग का प्रधान अधिकारी था। इसका कार्य शाही रसोई घर तथा राजमहल की अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था करना था। क्वेश्चन नंबर 36, सद्र व सुदूर की निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी नहीं थी? तो सी, महल के गार्ड की व्यवस्था करना और उन्हें पुरस्कार के लिए सिफारिश करना। बाबर के प्रशासन में अधोलिखित में से कौन न्याय विभाग का अधिकारी था? तो न्याय विभाग का अधिकारी सद्र था। सद्र उल सुदूर मुगलों के अधीन मंत्री था, तो वह धर्म एवं धर्मार्थ कार्यों का अल्तमगा भूदान किसने आरंभ किया था? जहांगीर ने। अल्तमगा जागीर की शुरुआत जागीर के समय में हुई था। एक सरकारी अनुदान के रूप में केवल उन्हीं को दी जाती थी जिन परिवारों पर बादशाह की विशेष कृपा होती थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, चौधरी और कानूनगो प्रत्यक्ष भू राजस्व प्रशासन से संबंधित अधिकारी होते थे। इनके पद कमोवेश पुश्तैनी होते थे। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द का भू राजस्व से संबंधित था। मुगल प्रशासन में विद्रोहियों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि के मदद ए मास कहा जाता था। इसे सरयुगल भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न मुस्लिम कानून का प्रतिपादन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो ऐसी मुफ्ती था। मुफ्ती अरबी न्याय शास्त्र का विद्वान होता था। मुफ्ती मालगुजारी कानून की व्याख्या करते थे। क्वेश्चन नंबर 41, वे अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन में पहले ही सेवारत थे कहलाते थे? इनमें से कोई नहीं। अगला है, शेखजादा भारतीय मुसलमानों के लिए प्रयुक्त होने वाला एक आम शब्द का, जबकि खाना एक उपाधि थी। अकबर ने बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम को खाना की उपाधि दी थी। मिर्जा तैमूरी अभिजात वर्ग उपनाम का प्रसिद्ध है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर तीनों विकल्पों में से कोई नहीं था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। खानजादा का शाब्दिक अर्थ है उच्च कुल में उत्पन्न। इसका तात्पर्य मुगल सेवा में पहले से कार्यरत किसी अधिकारी के पुत्र अथवा किसी अन्य उत्तराधिकारी से होता था। तनब भूमि माप के लिए प्रयुक्त लोहे के कड़ों से युक्त बांस की छड़ था। बेग मंगोल परंपरा में अमीरों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द था ओहदा। मुगल काल में प्रचलित शब्द मनसब एक प्रकार का ओहदा एक पद था। क्वेश्चन अगला है, तक्काबी